हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था कि जब क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर बनना शुरू होते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है मेल्टिंग पॉइंट से वो फ्रीजिंग पॉइंट पर जब जाने लगता है तो उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें मेनली बीसीसी, एफसीसी, एससीपी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनना शुरू होते हैं। लेकिन जब वो बनना शुरू होते हैं तो वो एक आइडियल स्टेट में इकट्ठे नहीं हो पाते, उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। आज हम उन्हीं कमियों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट, थर्मल वाइब्रेशंस। वास्तव में कोई भी क्रिस्टल या ठोस पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होता। कोई भी जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में आइडियली सॉलिड नहीं होता। उसे सीमित बलों के द्वारा विरूपित कर सकते हैं। अगर उस पर फोर्स लगाया जाए तो उसे तोड़ सकते हैं। अतः परमाणुओं को उनकी साइड्स में ऊष्मीय कंपनों के कारण ऊर्जा के निश्चित खर्च के साथ विस्थापित किया जा सकता है। इसलिए किसी भी स्ट्रक्चर में जब हम उसे हीट देते हैं तो हीट के साथ में उसे अलग किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसमें जब हीट देते हैं तो उसे पिघलाया जा सकता है, उसे मेल्ट किया जा सकता है, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग किया जा सकता है। बस डिपेंड ये करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होता है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होता है। ऊष्मीय कंपन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्रिस्टल को पूर्णतः गंभीर रूप से विघ्न नहीं पहुंचाते। जो ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियल है, वो एक बार मेल्ट अगर हो जाता है तो उसे वापस से फ्रीज करके उसी कंडीशन में वापस लाया जा सकता है। इसलिए जो थर्मल वाइब्रेशंस हैं वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। पॉइंट डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट्स तब हैं जब वो मेल्टिंग पॉइंट में नहीं है, सॉलिड स्ट्रक्चर में ही है। बिंदु दोष या बिंदु अपूर्णताएं जालक में त्रुटि रहने के कारण उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण द्रव्य में परमाणु का उसकी निश्चित जगह से अनुपस्थित रहना, या परमाणु को की उसकी सही स्थिति से हटाकर अनुचित स्थान पर कर देना। तीसरा, अशुद्ध परमाणु की उपस्थिति। ये 3 तरीके के पॉइंट डिफेक्ट्स जनरली होते हैं। देखते हैं। रिक्तिकाएँ, वैकेंसीज। वैकेंसी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। तो किसी भी मटेरियल में से उसका जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई एक एटम जो है वो हटा दिया, अगर वहाँ से हटा दिया जाता है तो वहाँ पे वैकेंसी रह जाती है। इसी डिफेक्ट को वैकेंसी कहा जाता है। यह दोष एक परमाणु के ना होने से उत्पन्न होता है। इसका कारण प्रारंभिक क्रिस्टलन के समय अपूर्ण पैकिंग या संतुलन या उच्च तापमान पर परमाणु का ऊष्मीय कंपन हो सकता है। इस दोष को एनिलिंग के जरिए दूर किया जा सकता है। मेनली ये है पॉइंट डिफेक्ट में, वैकेंसी में, कि वैकेंसी का मतलब है खाली जगह, कि जो एटम है वो अपनी जगह छोड़ देता है और वहाँ खाली जगह रह जाती है। दूसरा है इंटरस्टिशियल्स। इसमें क्या होता है कि वैकेंसी तो रहती है लेकिन जो एटम खाली हुआ है वहाँ से वो और कहीं चला जाता है और कहीं लग जाता है, वहाँ लग जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत है ही नहीं। ये आपस में इंटरलिंक्ड है कि एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है, उसने अपनी जगह छोड़ दी तो वो हो गया वैकेंसी, और उसने अपनी जगह छोड़ के किसी ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पहले से एटम हैं, वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर जाकर वो अव्यवस्थाएं पैदा कर देता है। उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल्स। फिर कुछ कंपोजिशनल डिफेक्ट्स होते हैं। प्रारंभिक क्रिस्टल के समय अपद्रव्य परमाणु के कारण संगठनात्मक या रचनात्मक दोषों या त्रुटियों की उत्पत्ति होती है। अद्रव्य परमाणु के कारण आदर्श या पूर्ण जालक माने जाने वाले दोषों के फलस्वरूप अर्धचालक युक्तियों का कार्य बन जाता है और इसी के कारण से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन में अगर होता है तो कंडक्टर्स होते हैं, और अगर वो नहीं है तो सेमीकंडक्टर्स की निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, यह दोष संगठनात्मक दोष होता है जिसमें मूल परमाणु के स्थान पर कोई भी दूसरा अशुद्ध परमाणु आ जाता है। अब क्या है कि एक
एटम है उसने अपनी जगह छोड़ दी, दूसरा एटम उसकी जगह आ जाएगा। दूसरा एटम वो आ रहा है जो कि इम्प्योरिटी का है, जो कि उसे रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब इम्प्योरिटी उसकी जगह पर आ गई तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पैदा कर देगी। शॉर्टकी डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, अधात्विक क्रिस्टलों में रिक्तिकाओं की संरचना के आवेश का चारों ओर का निकटवर्ती क्रिस्टलों में स्थानीय पुनः समायोजन होता है, जिससे क्रिस्टल में आवेश की उदासीनता बनी रहती है। शॉर्टकी इफेक्ट में होता है कि जो एटम है वो अपनी जगह तो खाली कर दी उसने, लेकिन वो किसी ऐसी जगह लग गया है जो एटम है वो जाके जहाँ उसने उस स्टेट को न्यूट्रल कर दिया है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट है वो एटम को ही, पूरे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको ही न्यूट्रल कंडीशन में ला देते हैं, उनमें कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इसे शॉर्टकी इफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकल इफेक्ट में यदि धनात्मक आयन के द्वारा अंतःताली स्थिति में आवेश की उदासीनता दूर होती है तब यह युगल फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। शॉर्टकी इफेक्ट था वो वैकेंसी में हो रहा था। फ्रैंकल इफेक्ट जो होता है वो इंटरस्टिशियल्स में होता है। होता क्या है इसमें कि जो एटम है जिसने अपनी जगह छोड़ दी थी वो कहीं दूसरी जगह जाएगा और कहीं दूसरी जगह जाके एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, एक न्यूट्रल मेटलिक इफेक्ट को वो कंडक्टिव कर देता है। पहले में एक कंडक्टिव मेटल को उसने न्यूट्रल कर दिया था, कहाँ, वैकेंसी डिफेक्ट में जाकर। दूसरे में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जाकर वो न्यूट्रल इफेक्ट को कंडक्टिव कर देता है। दैट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटीज, जब कोई अशुद्ध या विजातीय परमाणु जनक परमाणु के स्थान पर आ जाता है तब प्रतिस्थापक अशुद्धता निर्मित होती है। एक ऑब्जेक्ट है उसने अपना घर छोड़ दिया, अपनी जगह छोड़ दी, कहीं और चला गया, लेकिन उसकी जगह पर उसी के जैसा एक दूसरा एटम आ गया, लेकिन वो एक इम्प्योरिटी है या उस जो मेटल है उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। कई बार होता है कि दो मेटल्स होते हैं वो आपस में कई लंबे समय तक जब रखे होते हैं तो उनमें आपस में एक दूसरे के एटम्स व्यवस्थित होना शुरू हो जाते हैं, एटम इंटरचेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। देन लाइन डिफेक्ट्स, जब कोई परमाणु किसी स्ट्रक्चर से बाहर निकलकर सतह से हट जाता है तब पदार्थ के किनारे पर दोष आ जाता है। अब होता क्या है कि जैसे एटम निकलते हैं किसी सरफेस से, तो जो सरफेस है, सरफेस की जो बाउंड्री लाइन है वहाँ पर डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है। खाली एक एटम पर नहीं हो रहा है, पूरे एक एटम के एक लाइन स्ट्रक्चर पर हो रहा है। इनमें है मेनली एज डिसलोकेशन, ऑब्जेक्ट को जिस एरे में होना चाहिए उस एरे में है नहीं एटम्स और थोड़ा सा डिसलोकेट हो गए हैं तो उन्होंने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इसे कहते हैं एज डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन, अब यहाँ पर एज पर नहीं हो गया, पूरी एक सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ एंगल में अगर घूम गए हैं, जो एटम है कुछ एंगल में अगर घूम गए हैं, जब जालक परमाणु अपने नियत स्थान से हट जाते हैं तो वो कुछ एंगल पर घूम जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, इसे ही स्क्रू डिसलोकेशन कहते हैं। नाउ सरफेस डिफेक्ट्स, अभी तक जो डिफेक्ट्स हो रहे थे वो या तो एक पर्टिकुलर एटम कर रहा था किसी पॉइंट पर, दीज आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स, या फिर किसी लाइन पर कर रहा था या किसी एज पर कर रहा था, दैट वाज लाइन डिफेक्ट्स। नाउ दिस इज सरफेस डिफेक्ट which happen on a definite surface। सतह दोष रवों के आंतरिक दोषों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के दोष 2 डायमेंशनल होते हैं। अब यहाँ पर एक सरफेस पे नहीं हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर सरफेस पे हो रहे हैं, किसी लाइन पर नहीं हो रहे हैं। लाइन पर या पॉइंट पर होते हैं दैट इज़ 1 डायमेंशनल डिफेक्ट्स, पर यहाँ सरफेस पे हो रहे हैं तो वो 2 डायमेंशनल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे ग्रेन बाउंड्रीज। विशेषतः बहुक्रिस्टलीय पदार्थों में जब वे द्रव से ठोस होते हैं अथवा द्रवीय क्रिस्टलीकरण होता है तब यह डिफेक्ट आता है।
विभिन्न दिशाओं में फैल रहे क्रिस्टल अपूर्ण सतहों को उत्पन्न करते हैं। अब जो स्ट्रक्चर है वो एक अनडेफिनेट मैनर में चारों तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं। कोई भी एक स्ट्रक्चर पूरी नहीं करते दूसरे स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। निकट के कणों की दिशाओं में लगभग 15 डिग्री का अंतर आ जाता है तथा आसपास के कणों की उपस्थिति बीच के कणों के आकार को तय करती है। दैट इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्रीज। मतलब जो ग्रेन्स हैं वो अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं बिना एक सरफेस को पूरा करें। दिस इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट। नॉट ट्विन बाउंड्री। कई बार होता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पतली सी लेयर दूसरी बननी शुरू हो जाती है जो कि उसको कमज़ोर कर देती है, उस मेटल को कमज़ोर कर देती है। उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर एक हल्की सी एक ट्विन बाउंड्री जनरेट होना शुरू हो जाती है। पदार्थों का आयतन जो एक रूप रखता है वह युग्मक कहलाता है। सतह अपूर्णताओं को जो दो रूप रखती हैं जो एक दूसरे की दर्पण छाया कहलाती हैं उसे ही ट्विन बाउंड्रीज कहा जाता है। सेम सरफेस बाउंड्री जनरेट होना शुरू हो जाती है जो कि उस ऑब्जेक्ट में डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है, उसे कमज़ोर करना शुरू कर देती है, उसे ही ट्विन बाउंड्री कहते हैं। ना टिल्ट बाउंड्रीज, यहाँ पे जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं वो एक स्ट्रेट कंडीशन में ना होकर टिल्ट होना शुरू हो जाती हैं। होती 10 डिग्री तक ही है, 10 डिग्री से कम के अंदर होती है, लेकिन वो चारों तरफ से टिल्ट होना शुरू हो जाती है तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी कंडीशन चेंज होना शुरू हो जाती है। एक तो हम ले सीधा एक क्यूबिक मेटल का स्ट्रक्चर, जैसे आयरन का कोई भी पार्ट है वो हम एकदम सीधा क्यूबिक लें और एक थोड़ा सा ये लेंगे उसके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल झुके हुए हैं, तो झुके हुआ जो मेटल होता है वो उस काम में नहीं आ सकता जो हम लेना चाहते हैं। अगर वो इस तरीके की कंडीशन में आ जाता है तो जहाँ हम यूज़ करेंगे वहाँ पर वो नुकसान पहुँचा सकता है। इसे कहते हैं टिल्ट बाउंड्री डिफेक्ट। डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, किसी भी मेटल में डिफॉर्मेशन जो आता है, ये तो हमने देखा कि कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अब पूरे मेटल में डिफॉर्मेशन आ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जब किसी धातु की छड़ या रॉड में टेंसाइल बल होता है तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होना शुरू हो जाती है और अगर जो फोर्स है वो हटा दिया जाता है तो वापस अपनी कंडीशन में आ जाती है। ये जो डिफेक्ट होता, ये जो डिफॉर्मेशन होता है कि अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, और अगर उस पर से फोर्स हटा रहे हैं तो वापस से वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ रही है। दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जब फोर्स हटा दिया तब भी उसका स्ट्रक्चर वैसा का वैसा चेंज रहा। दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये जो डिफॉर्मेशन होते हैं जनरली हम इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ करते हैं। जो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं, स्थायी विरूपण, इनमें होता क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ होती है जैसे स्लिप, ट्विनिंग, ग्रेन ग्रोथ और एनिलिंग। जो एनिलिंग होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस लिए की जाती है। जो लोहा होता है, इस्पात को मृदु बनाने के लिए जो लोहा है उसे इंडस्ट्रियल यूज़ में लाने के लिए, इसे आसानी से मशीनिंग की कर सके और इनका काम किया जा सके। ग्रेन आकार और संरचना का परिष्करण, सामर्थ्य और तंत्र जैसे यांत्रिक गुणों में सुधार कर रहे हैं। इसमें अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहते हैं तो हम एनिलिंग के थ्रू उसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। धातु के वैद्युत, चुंबकीय अथवा अन्य भौतिक गुण जो है वो चेंज करना हो
तो एनीलिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। हॉट वर्किंग या कोल्ड वर्किंग, जिससे हम उस मेटल का कुछ स्ट्रक्चर, अगर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अगर तैयार करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उनमें जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं उन्हें रिमूव करने के लिए भी एनीलिंग का यूज़ किया जाता है। उसमें से गैसेस रिलीव करने के लिए और स्टील को और कई हॉट वर्किंग मेथड्स में यूज़ लाने के लिए एनीलिंग का यूज़ किया जाता है। अभी बस इतना ही।